ननद रानी के घर की नौकरानी नहीं बनना मुझे। निशा भाभी, आप कल सुबह जल्दी पहुंच जाइएगा। आपको पता ही है प्रसाद आपको ही बनाना है और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 25 लोगों का खाना बनाना है, जिसमें से हम जेठानी, देवरानी, बच्चे, सास, ससुर, कुल मिलाकर ही 15-16 लोग हो जाते हैं। पड़ोस से ज़्यादा 10 लोग आएंगे। और हाँ, आद्या और आयुष को भी लेते आना सुबह ही। अब घर में पूजा उत्सव आदि हो तो एक आध दिन तो स्कूल छूटता ही है और फिर मेरी बेटी चारू भी मस्ती कर लेगी भैया दीदी के साथ। बहुत समझदार है आद्या तो, हर बार कितने अच्छे से बच्चों को संभालती है। आखिर घर की बड़ी दीदी जो है। एक सुर में निशा की ननद साधना अपनी भाभी निशा को हिदायत देते हुए सारे काम फरमा डाली। रात के खाने के लिए आलू पूरी और सेवइयां बना रही थी निशा। सास ससुर, पति और बच्चों को खाना परोस के साधना की बातों का बोझ मन में लिए बुदबुदाते हुए निशा जाकर अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ गईं। सम्मिलित परिवार था निशा का। सबसे बड़ी थी निशा, मजली देवरानी सुधा बैंक में और छोटी सरकारी अध्यापिका थी। दोनों देवरानियों को शुरुआत से बड़े होने के नाते निशा ने इतना आराम दिया कि अब उन्हें आराम की आदत सी पड़ गई थी। उन्हें लगता था निशा भाभी तो दिन भर घर में रहती हैं, उनको आदत है काम करने की। बच्चों से भी निशा ने इतना लाड़ प्यार लगाया कि सुधा और छोटी देवरानी प्रिया दोनों अपने बच्चों को निशा के पास तैयार होने के लिए भेज देती थी। खुद देर से उठकर ये जताती थी कि कमाने वाले तो थक ही जाते हैं। 5-6 सालों तक निशा ने बिल्कुल निस्वार्थ खुद को उस घर के लिए झोंक दिया, पर सामने वाला इसकी कीमत ना समझे तो दर्द और बड़ा जख्म बन जाता है। पुराने दिनों में अचानक खो गई निशा। अभी पिछले इतवार की ही तो बात है, अमेरिका वाली चाची आई थी घर पर मिलने। बहुत पैसे वाली हैं वो। सभी पैसे वालों की महफिल सजी हुई थी। रात के खाने के बाद साधना दीदी अपनी जॉब, रहन सहन, खर्चे की बातें, सुधा अपना सिक्का जमाने में तो प्रिया अपना परचम लहराने में लगी हुई थी। मैं ठहरी हिंदी मीडियम से पढ़ी, घर संभालने वाली एक सीधी सादी गृहिणी। सिर्फ बीच बीच में लोग मुझे दयनीय नजरों से देखते तो मैं सबकी बातों की स्वीकृति में मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती। इन सब में मम्मी जी की भी खुशी कुछ कम नहीं थी, और हो भी क्यों ना, मुफ्त की साफ सुथरी नौकरानी थी मैं, जो घर के हर तरह के काम में अव्वल है। किसी भी रिश्तेदार के आने पर 3 ही लोगों का तो परिचय कराया जाता, एक बेटी और 2 बहुएं। मेरा नंबर तो कभी आता ही नहीं, पर हाँ, समझने वाले जानते ही थे। मैं ये जो मम्मी जी बीच बीच में आवाज़ लगाती थी, निशा 20 लोगों की चाय बना दे, सुधा घर से आई है उसे पकोड़े खाने का मन है, दामाद बाबू पराठा खाना चाहते हैं, प्रिया सुधा के लिए कोफ्ता बना ले। इस तरह मेरी पहचान खुद ही हो जाती थी बिना परिचय के। इतने दिनों में कभी किसी की बातों को दिल पर नहीं लिया, पर एक समय के बाद कुछ सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे समय जाता है, कहते हैं वैसे वैसे बुद्धि आती है। अब यही हो रहा था मेरे साथ। बिना बोले करी जा रही हूँ तो सबने गाजर मूली समझ रखा है मुझे, जिसकी जो मर्जी आए कहकर सुनाकर चला जाए। रह रहकर साधना दीदी की बातें याद आती हैं। यूँ तो एक नंबर कंजूस हैं, पैसे खर्च करने में सबसे पीछे और हाथ फैलाने में सबसे आगे। कैसे मज़े लेकर चाची के सामने खुद को साबित कर रही थी। मेरे पति नवनीत जी तो हर काम के लिए बोलते हैं कि बाई से करा लो, पर मैं ही नहीं मानती। ससुराल से 2 लोग भी बढ़ जाते हैं तो मैं तो खाना बनाने के लिए कुक लगवा लेती हूँ। हालांकि चाची जी ने विरोध जताते हुए यह भी कहा,
खाना तो खुद बनाया करो, उसमें आत्मसंतुष्टि होती है। सुबह जल्दी उठकर कर लिया करो। पर दीदी को तो अपना सिक्का जमाना था, परंतु 13वियां चढ़ाकर मम्मी जी साधना दीदी का पक्ष लेकर बोली, जब पैसे की कोई कमी नहीं है तो इतना क्या सोचना। प्रभाकर निशा के पति खाकर कमरे में आए तो निशा को मायूस देखकर पूछा, क्या हुआ, परेशान दिख रही हो। तो सुधा और प्रिया बाहर टेबल पर इंतजार कर रही हैं खाने का। निशा बोली, हर बार जरूरी है क्या प्रभाकर जी, मैं ही खाना दूं, खुद से भी तो निकाल कर खा सकती हैं वो। प्रभाकर मुस्कुराते हुए सिर झुककर बोले, तबीयत ठीक नहीं है क्या, कैसी बातें कर रही हो, बच्चे भी बैठे हैं, वो तो तुम्हारे हाथ से ही खाते हैं। निशा ने चीखते हुए कहा, अभी तो बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, सब थक कर आते हैं तो मुझे पैसे बांट देते हैं क्या, जो मेरी जिम्मेदारी है उन्हें सब कुछ करके देने की। आप बोलते हैं सब्र करो, बर्दाश्त करो, लेकिन कब तक। सब अपनी जिंदगी मजे से जिए जा रहे हैं और दूसरों के लिए और उनके बच्चों के लिए समझौता मैं करूं, नहीं होगा मुझसे। प्रभाकर जी ने धीरे से निशा को अपने गले लगाते हुए कहा, अभी छोड़ो ये सब, जो सही लगे बाद में करना, अभी तो जल्दी से सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर ही तो तुम्हें पूजा की तैयारी करनी होगी साधना के घर। झटके से खुद को निशा प्रभाकर से अलग करते हुए बोली, सबके बच्चे स्कूल जाएंगे और मेरे बच्चे दूसरे बच्चों की देखभाल करेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। साधना दीदी का बेटा चीकू पास में पढ़ता है, वो स्कूल जा रहा है और चारू तो अभी नर्सरी में है, उसकी देखभाल मेरी बेटी आध्या करेगी, साल भर ही तो बड़ी है वो चीकू से। निशा बात सुनो, हम बड़े हैं, करना पड़ेगा हमें। निशा की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने बहुत मुश्किल से खुद को थामते हुए कहा, बड़े हैं तो क्या हुआ प्रभाकर जी, सर्व लुटाने के लिए हम बैठे हैं क्या। आपको बड़ा समझ के कौन इज्जत दे रहा है, सिर्फ काम सौंप देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मेरे लिए भी आप पक्ष नहीं ले सकते हैं, ना मेरे बच्चों के लिए, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। दरवाजा खटखटाने से माहौल थोड़ा शांत हुआ। निशी ने आंसू पोंछ लिए और खुद को शीशे में निहार कर सामान होना चाह रही थी। एक साथ सुधा और प्रिया अंदर आकर बोली, तेज भूख लगी है भाभी, चलिए खाने और खिलाने। निशी ने नजरें नीची करके दो टूक जवाब दिए, दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ, आप लोग खाना निकाल के खुद तो खा ही सकते हैं। पहली बार ऐसे जवाब सुनकर प्रिया और सुधा दंग थी, उनकी कुछ हिम्मत नहीं हुई बोलने की। अब सासू माँ ढेर सारे फल मेवे लेकर आई और देते हुए बोलने लगी, हम लोग पूजा शुरू हो जाएगा तब आएंगे, तब तक ये सब सामान दे देना साधना को। और हाँ बहू, साधना से बात कर ली, व्यंजन क्या क्या बनाना है। निशी ने सासू माँ को बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, क्या मम्मी जी इतने पैसे हैं दीदी के पास, वो पैसों का सोचती भी तो नहीं, कुछ तो उन्हें रसोइयाँ बुलाकर बनवा लेना चाहिए, मुझसे तो नहीं होगा। अब दिन भर यहाँ भी काम करके थको, फिर दीदी के यहाँ भी उतना ही काम। सासू माँ निशा का मुख देखकर असमंजस में थी। प्रभाकर आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हुए इन बातों से अनभिज्ञ थे।
2 मिनट के लिए माहौल बिल्कुल मौन हो गया। फिर सासू माँ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं जाना था बहू तो बोल देती, वो तो तुम्हारा ही इंतज़ार करेगी और उसे तुम्हारे ही खाने में स्वाद आता है। ऐसा नहीं है मम्मी जी कि मैं नहीं जाऊंगी, प्रसाद बनाने तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन आद्या आयुष का स्कूल नहीं छुड़ा सकती, बड़े हो गए हैं बच्चे। तभी साधना का फोन आया। निशी ने कहा, हाँ दीदी, प्रसाद मैं बना लूँगी, लेकिन आपके सोसाइटी के आसपास तो इतने रसोइये हैं, या जो आपने घर में लगा रखा है उनसे बात कर लीजिए। पैसों का क्या इतना सोचना जब आपके पास है तो। और हाँ दीदी, आद्या भी तो अब बड़ी हो रही है ना, उसकी छुट्टी नहीं कराऊंगी। आप अपनी बाई को दिन भर के लिए रोक लीजिएगा। साधना के दिमाग में अचानक पीछे की बातें घूम गईं और उसके बाद चाहकर भी वो कुछ ना बोल सकी। हंसते हुए साधना ने बोला, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। स्वाद तो मुझे आपके हाथों से ही आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ रसोई का। आप बस समय पर आकर प्रसाद बना दीजिएगा। आत्मविश्वास व निशा के विचार उसके इरादों को मजबूत बना रहे थे और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।